जिस तरीके से मामलात पहली जंग अज़ीम हुई, दूसरी जंग अज़ीम हुई, दुनिया ने फिर ये समझा और फिर ये सिफारती सतह पर मामलात को उठाना, मामलात का हल, बहुत सारी बॉडीज़ की फॉर्मेशन, ये चीज़ें थीं। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद अब 2026 में जहाँ हम बैठे हुए हैं, जिस तरह के लीडर्स बरसरे इक़्तिदार हैं इस वक्त मुख्तलिफ़ मुल्कों में, और जो एक अप्रोच बन गई है, तो वो दोबारा से वही जंगी जुनून लौट आया है। और मेरे ख्याल से सिफारती आदाब या सिफारती सतह पर मामलात को उठाना ये अब चल नहीं पा रहा है। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास मसल है, पावर है, वो ताकत ही के बलबूते पर अपने काम करवा रहा है और मनवा रहा है। मेरा ये मानना है कि आज हम दोबारा जब हम तीसरी जंग अज़ीम की सूरत हाल की बात कर रहे हैं, जो बनते बनते रह जाती है, या एक तरह से हम उसका शिकार हैं भी किसी ना किसी सतह पर, तो ये दोबारा से अब ये बात आ गई हुई है जोर की बलबूते पर। तो अनीक साहब इत्तेफाक करेंगे इससे आप, या बहरहाल सिफारती कोशिशें तो अपनी जगह पर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करता हूं कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो तश्कील दिया गया था दूसरी जंग अज़ीम के बाद, वो इंटरनेशनल ऑर्डर कितना जस्ट था या अनजस्ट था, इसके ऊपर कितना मुनसिफाना था, गैर मुनसिफाना था, इसके ऊपर गुफ्तगू एक अलहदा पूरे प्रोग्राम में हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कम अज कम एक इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है, इस लिहाज से कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो जो आलमी अदारे तश्कील दिए गए थे, जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, जो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, उसकी वजह से कुछ ना कुछ मामलात कंट्रोल में थे। जिस तरह इंडिया के बारे में आप बात करें, इसी तरह मैं इसी हवाले से पहले ट्रंप साहब के बारे में बात करूंगा कि उन्होंने आके सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्डर को हिलाना शुरू किया और उसी चक्कर में वो पहुंच गए ईरान और वहां पे हमला कर दिया। अब जब आप इंटरनेशनल ऑर्डर से बाहर निकल के चीजें सेटल करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसके नतीजे में बहरान बढ़ते हैं। इसी तरह इंडिया को भी जल्द या बदीर ये बात समझ आएगी कि इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये तमाम मामलात या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस जो हैं, इनकी एक वैल्यू है। अगर आप इनको पसे पुश डालकर अपनी मर्जी करेंगे और जिसकी लाठी उसकी भैंस का के असूल पर अमल करेंगे, तो वो किसी ना किसी दिन एक बड़े सानहे, बड़े बहरान का में बदल सकता है। ठीक, जिस तरह प्राइम कहा ब्रिगेड साहब ने कि भाई हमने ये इंडिकेट किया है बार बार कि हम काइनेटिक एक्शन के जरिए भी इस मसले को हल करना तो नहीं कहूंगा मैं कि इस मसले पे हम काइनेटिक एक्शन लेकर भी अपने हिस्से का पानी हासिल करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यही है कि काइनेटिक एक्शन के जवाब में काइनेटिक एक्शन होगा, और जिस तरह यहाँ पर इस वक्त हम ईरान और बाकी जो खलीज के ममालिक हैं उनके दरमियान देख रहे हैं कि जब ये थ्रेट आता है कि जी हम पानी के ज़खायर जो हैं उनको बर्बाद कर देंगे, ऑयल रिफाइनरीज को बर्बाद कर देंगे, तो ये एक्चुअली उसी इंटरनेशनल ऑर्डर का ब्रेक डाउन है। इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत इन चीजों के ऊपर आप हमले नहीं करते थे, ऐसा ही। लेकिन अब ये थ्रेट्स जो हैं इनकी वजह से एक नई डायनामिक पैदा हो गई है कि जब एक पार्टी इंटरनेशनल ऑर्डर को नहीं मानती है, दूसरी पार्टी कहती है फिर मैं भी नहीं मानूंगी, तो फिर उससे बहरान की कैफियत बढ़ती चले जाती है। तो कोशिश पाकिस्तान को यही करनी पड़ेगी कि वो इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर रहते हुए जो डिप्लोमेटिक एफर्ट हो सकती है, जो कानूनी ज़राए इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको मैक्सिमम इस्तेमाल करें। और मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि हमें इंडिया को भी एंगेज करना पड़ेगा इस मामले में। और जैसे फारूकी साहब ने कहा, हमें अपनी वाटर मैनेजमेंट जो है अपने मुल्क में, उसके ऊपर भी जोर देना होगा, जिसके अंदर आपकी फार्मिंग टेक्निक से लेके आपकी रिजर्वायर मैनेजमेंट, ये तमाम चीजें उसमें शामिल